तो सबसे पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर दो। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम क्या है। इसका आंसर आप लिखेंगे एन इकोसिस्टम इज़ अ कम्युनिटी इन अ गिवन एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स इंक्लूडिंग नॉन लिविंग्स। तो देखो क्या है होता है इकोसिस्टम, ये देखो कोई एरिया है मान लो, है ना, और आप जानते हैं जब कोई एरिया है तो वहाँ पे लिविंग थिंग्स भी रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी रहते हैं, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे इंसान हो गया, ह्यूमन, है ना, और जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सब आएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे टेबल, मेज़, कुर्सी और जो है मकान हो गए, है ना, और जो है सड़कें हो गई, ये सारी चीज़ें भी होंगी, ठीक। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म और ये नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं ये आपस में मेल जोल करती है, इंटरेक्ट करती हैं, आपस में एक दूसरे के कामों को प्रभावित करती हैं, अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये सब मिलकर क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। यानी अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इकोसिस्टम क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे लिविंग थिंग्स भी हों, नॉन लिविंग थिंग्स भी हों, अलग अलग तरह के, और वो आपस में एक दूसरे के कामों को अफेक्ट करें, है ना, एक दूसरे के कामों को प्रभावित करें, आपस में मेल जोल करें, है ना। और जो है ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो सारे पार्ट होते हैं इकोसिस्टम के, ठीक है, और यही कहलाता है इकोसिस्टम। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी नेचुरल इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है द इन्वायरमेंट विच इज़ क्रिएटेड बाय नेचर कंप्राइजेज ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ नोन एज नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी जो है नेचुरल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जो नेचर ने बनाया है, जो प्रकृति ने बनाया है। जैसे कि लैंड हो गया, ज़मीन हो गई, ज़मीन इंसान ने थोड़ी बनाया है, ज़मीन तो प्रकृति ने बनाया है, नेचर ने बनाया है। वाटर भी नेचर ने बनाया है, एयर भी बनाया है, प्लांट्स एंड एनिमल सब कुछ नेचर ने बनाया है ना। तो ये क्या है, ये सब नेचुरल इन्वायरमेंट है, ठीक है। ये सब किसके अंदर आता है, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आता है, ठीक। तो ये है नेचुरल इन्वायरमेंट। इसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन है इसी का, वो है विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट है उसके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो इसके मेजर कंपोनेंट्स है, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट आर, जो फर्स्ट है वो है नेचुरल इन्वायरमेंट, दूसरा है ह्यूमन इन्वायरमेंट और तीसरा है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये है मेजर कंपोनेंट्स किसके, इन्वायरमेंट के। फिर इसके बाद अगला है वो है गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, है ना, कि ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के 4 एग्जांपल्स दीजिए। और ये है 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट आर, यानी ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के 4 एग्जांपल हैं, कौन कौन से हैं देखो, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, रोड्स एंड पार्क्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि ह्यूमन ने बनाई हैं इसलिए क्या है, ये एग्जाम्पल्स है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिथोस्फेयर, यानी लिथोस्फेयर क्या है। इसका आंसर आप लिखेंगे लिथोस्फेयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ विच इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। जो लिथोस्फेयर है वो क्या है, लिथोस्फेयर एक सॉलिड क्रस्ट है, यानी सॉलिड पार्ट है। क्रस्ट मतलब क्या है, अर्थ का जो सबसे ऊपर का जो पार्ट है, सबसे ऊपर की जो लेयर है उसे कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। तो लिथोस्फेयर क्या है, सॉलिड क्रस्ट है और द हार्ड टॉप लेयर है, ठीक है। या तो आप कह सकते हैं कि ये सॉलिड क्रस्ट है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की, ठीक है। अर्थ की ये हार्ड टॉप लेयर है, यानी सबसे ऊपर की ऐसी लेयर है जो कि हार्ड है ना। विच इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, जो कि रॉक से बनी है, पत्थरों से बनी है, और मिनरल्स से बनी है। एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, जो कि सॉइल की एक पतली लेयर से घिरी हुई है, ठीक है। तो लिथोस्फेयर सॉइल की एक पतली लेयर से घिरी हुई है, थिन लेयर से घिरी हुई है, ठीक।
फिर इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विच आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट, यानी बायोटिक इन्वायरमेंट के दो मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं, यानी आप कह सकते हैं दो मुख्य पार्ट, दो मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, बायोटिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है पानी से बाहर का इन्वायरमेंट, ठीक है, और एबायोटिक का मतलब होता है पानी के अंदर का इन्वायरमेंट। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब पानी से बाहर का इन्वायरमेंट और एबायोटिक मतलब पानी के अंदर का इन्वायरमेंट। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट आर, दो मेजर कंपोनेंट्स बायोटिक इन्वायरमेंट के हैं, कौन कौन से हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक, तो ये है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बायोस्फीयर, यानी बायोस्फीयर क्या है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, बायोस्फीयर इज़ अ नैरो जोन। बायोस्फीयर क्या है, एक नैरो जोन है, यानी एक पतला स्पेस है, ठीक है, ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, जहाँ पे जो है लैंड यानी ज़मीन, वाटर यानी पानी और एयर यानी हवा आपस में मिलते हैं, आपस में मेल जोल करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं टू सपोर्ट लाइफ, जीवन को सपोर्ट करने के लिए, यानी एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए जहाँ पे कोई भी जीव जी सके, कोई भी ऑर्गेनिज्म जी सके। ठीक है, इट कंसिस्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर। और बायोस्फीयर के अंदर एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट भी आते हैं, तो ये सब मिलकर जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे क्या, उसी को कहते हैं बायोस्फीयर, यानी जहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स रह सकते हैं, है ना, उनके लिए ऐसी कंडीशंस है कि वो वहाँ पे जिंदा रह सकते हैं, उसी को कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के बाहर कहीं भी कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता। फिर उसके बाद है टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहला है इसका, विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है, तो वो है एक्वेरियम। ठीक है, जो एक्वेरियम है वो नेचुरल क्या नहीं है, इकोसिस्टम नहीं है। बाकी डेजर्ट भी नेचुरल इकोसिस्टम है और फॉरेस्ट भी नेचुरल इकोसिस्टम है। डेजर्ट और फॉरेस्ट इंसान ने थोड़ी बनाए हैं, वो तो नेचर ने बनाए हैं, है ना। इंसान ने क्या बनाया है, एक्वेरियम बनाया है। एक्वेरियम आपने देखा होगा, एक बॉक्स होता है, उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है और उसके अंदर क्या होती है, मछलियाँ होती हैं, है ना। एक कांच का बॉक्स होता है, उसमें मछलियाँ रहती हैं, तो ये है। उसके बाद अगला देखिए, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट का जो कंपोनेंट है वो लैंड नहीं है। ठीक है, तो ए वाला जो है वो सही आंसर है। उसके बाद अगला है, विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। कौन सा जो है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है इन तीनों में से। ठीक, कौन सा है, रोड। रोड ही तो ह्यूमन ने बनाया है, तो इसीलिए रोड क्या है, ह्यूमन मेड है, तो सी वाला इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला है, विच इज़ अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है इन तीनों में से जो इन्वायरमेंट के लिए खतरा है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है, क्या प्लांट है खतरा, क्या क्रॉप्स हैं खतरा, या पॉपुलेशन है खतरा। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है वो खतरा है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, ये। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, और ये है मैच द फॉलोइंग। और जो है इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, देखो, तो यहाँ पे आपको मैच करना है। तो पहला है बायोस्फीयर और इसको आप मैच करेंगे ई के साथ। ई है नैरो जोन वेयर द लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट्स, यानी जो बायोस्फीयर है वो क्या है, एक नैरो जोन है जहाँ पे लैंड यानी ज़मीन, वाटर यानी पानी और एयर यानी हवा इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मेल जोल करते हैं, आपस में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को आप मैच करेंगे किससे, ए से, है ना। एटमॉस्फेयर क्या है, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। ठीक है, हवा की एक परत है एटमॉस्फेयर जो क्या करती है, जो अर्थ को चारों ओर से घेरती है। फिर आएगा
हाइड्रोस्फीयर। और हाइड्रोस्फीयर क्या है? डोमेन ऑफ वाटर, यानी जितना भी वाटर है वो सब हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। ठीक है। और उसके बाद है, तो इसके बाद है इन्वायरमेंट। ठीक है। और इन्वायरमेंट क्या है? और सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब इन्वायरमेंट है। तो इसको आप मिलाएंगे डी से। ठीक है। तो ये है। फिर इसके बाद है गिव रीजंस, यानी कारण बताओ। तो क्या है? सबसे पहला है मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट। जो ह्यूमन है वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को बदलता है। तो क्यों बदलता है, आपको कारण बताना है। तो इसका आंसर है मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड लिव कंफर्टेबल लाइफ। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? ये होगा दे। ठीक है। यहाँ पे आएगा दे यहाँ पे। ठीक है। ये द हो गया गलती से। तो जिसका मतलब ये है कि ह्यूमन जो है, मैन जो है, आदमी जो है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को बदलता है, उसमें चेंजेस करता है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कर सकता है, उसमें इतनी क्षमता है कि वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता है। और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो ये सब करता है, ताकि वो क्या कर सके? एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके, है ना। एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके, आरामदायक जीवन जी सके। ठीक है। और आगे आप देखेंगे ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट एंड इन्वेंटेड मैनी थिंग्स। जो ह्यूमन है वो रोज़ रोज़ नए नए तरीके सीखता है, नए नए चीज़ें बनाता है, ताकि वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को और ज़्यादा बेहतर ढंग से यूज़ कर सके, उसमें बदलाव कर सके। और इसीलिए उसने बहुत सारी जो है चीज़ों का उसने इन्वेंट किया है, उनका आविष्कार किया है, जैसे कि मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, ये सब, है ना। और फिर उसके बाद आप देखेंगे आगे है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है कि कंपनियां, फैक्ट्रियां लगाना स्टार्ट जब ह्यूमन ने किया, तो इससे क्या हुआ? लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा चीज़ें बनने लगी। ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें बनने लगी। पुराने टाइम में तो क्या होता था कि घरों के अंदर प्रोडक्शन होता था, है ना। लोग घरों के अंदर ही सामान बनाया करते थे। लेकिन जब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जब फैक्ट्रियां लगनी स्टार्ट हो गई, तो बहुत ज़्यादा सामान बनने लगा। ठीक है। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर। जो है ट्रांसपोर्टेशन भी क्या फास्ट हो गया। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन भी फास्ट हो गया। तो पहले की गाड़ियां जो हैं आप देखेंगे वो इतनी फास्ट नहीं है, लेकिन जो नई नई जो गाड़ियां आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। अब बुलेट ट्रेन आने वाली है, तो इंडिया में भी आने वाली है बुलेट ट्रेन, है ना। तो वो तो 1 मिनट में कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आसान हो गया, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। और जब इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुआ, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन का मतलब है कि जो है जब नए नए कम्युनिकेशन के, संपर्क के, बातचीत करने के, लोगों से बातचीत करने के क्या है, नए नए चीज़ें बनी, नए नए साधन आए, उसी को कहा गया इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। इससे इंफॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना बहुत आसान हो गया, बहुत तेज़ हो गया। ठीक है। आज के टाइम में आपके पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है ना, और न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, ये सब क्या है? ये सब एक तरीका है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के। आज से आप अगर 100 साल पहले चले जाएंगे तो क्या ये सब हो पाता था? नहीं हो पाता था। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन ने क्या किया? इन चीज़ों को तेज किया। इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरा भेजना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना तेज किया। फिर उसके बाद है सेकंड में है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। तो ऐसा क्यों है, आपको कारण बताना है। तो आंसर है इसका प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी, यानी जिंदा रहने के लिए। ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं जिंदा रहने के लिए, अपनी लाइफ को बनाए रखने के लिए। आगे है एनिमल्स कंज्यूम प्लांट्स एज दे आर द ओनली प्रोड्यूसर्स एंड ऑल्सो टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम देम। जो है जानवर हैं वो क्या करते हैं?
वो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है उनसे ऑक्सीजन भी लेते हैं, है ना। और उसके बाद जो है प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एज दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो है प्लांट्स क्या करते हैं, एनिमल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। एनिमल जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो वहाँ उनसे निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ही जो है प्लांट फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं अपना, ठीक है। और उसके बाद है ऑल्सो डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। जो मरे हुए जानवर होते हैं उनकी जो डेथ बॉडी होती है उसको अगर आप क्या करें, पौधों में डाल दें, है ना, तो उससे जो पौधे होते हैं वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं पौधों को डेड एनिमल से, डेड एनिमल का जो शरीर होता है उससे।